अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है ये सबसे पहली क्लास है, ये ओरिएंटेशन क्लास है। इस क्लास के अंदर हम क्या समझने जा रहे होंगे, इस क्लास के अंदर हम समझने जा रहे होंगे कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम MA2 है, उसको हम किस तरह लेकर चल रहे होंगे। क्या स्टूडेंट्स, किस तरह लेकर चल रहे होंगे, यानी क्या चीज़ हम पढ़ रहे होंगे, इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें हैं, मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँगा, मैं हूँ कौन, मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें इस इंस्टीट्यूट के बारे में समझेंगे हम। इस क्लास के अंदर इस अगले 20 से 30 मिनट के अंदर एक स्ट्रक्चर समझने जा रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर से हम लोग ये सीखेंगे कि क्या चलता है पेपर के अंदर, ये पेपर किस तरह आता है, इस पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इस पेपर के अंदर हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं, हम फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं, हम थ्योरी भरते हैं, कितना प्रैक्टिकल आता है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि पेपर को किस तरह लेके चलना है, लेक्चर्स किस तरह आ रहे होंगे, कौन सी वीडियो पहले देखनी है, कौन सी वीडियो बाद में देखनी है, क्या क्या करना है, सब चीज़ आज हम क्लियरली स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आ जाओ भाई। इस टॉपिक का नाम क्या है, इस पेपर का नाम क्या है, जो पेपर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस पेपर को हम बोलते हैं MA2, जिसका फुल फॉर्म है मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस। क्या फुल फॉर्म है? मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस। अच्छा, इस फुल फॉर्म को अगर मैं देखूं तो इस फुल फॉर्म के अंदर ही दो चीज़ें लिखी हुई हैं। कॉस्ट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हम समझ रहे होंगे किस तरह कॉस्टिंग चलती है, क्या कॉस्टिंग की चीज़ें हैं। 3, एक तो है बैच कॉस्टिंग, एक है जॉब कॉस्टिंग, एक है प्रोसेस कॉस्टिंग, एक है और भी कॉस्टिंग। मतलब ये 3 मेन कॉस्टिंग है और 2-3 और भी कॉस्टिंग होती है। फिर हम ये भी पढ़ रहे होंगे कि अकाउंटिंग हम लेबर की किस तरह करते हैं, हम अकाउंटिंग मटेरियल की किस तरह करते हैं। मुझे पता है ये नाम आपके लिए अभी बहुत डरावने और डेंजरस होंगे, लेकिन जब हम इसको पढ़ने जा रहे होंगे तो नहीं होंगे हमारे लिए डेंजरस। फिर फाइनेंस। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसके अंदर आप कॉस्टिंग भी देख रहे हो और फाइनेंस भी देख रहे हो। कॉस्टिंग दो, फाइनेंस अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस पेपर के अंदर इन दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि आपकी एक फाउंडेशन बने और आप इन चीज़ों को समझ सको। अच्छा, फाइनेंस में क्या आता है? फाइनेंस में आती है डिसीजन मेकिंग। फाइनेंस में क्या आता है कि मुझे कहाँ से लोन लेना चाहिए, मुझे किस बैंक से लोन लेना चाहिए, कितने इंटरेस्ट रेट पे लेना चाहिए, क्या मुझे लोन लेने की जगह ओनर को बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे स्टूडेंट्स किसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। यानी इसके नाम में ही 2 बड़ी बड़ी चीज़ें थी, कॉस्ट एंड फाइनेंस। अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर कितना इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इस पेपर के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो इस पेपर को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाती है, वो क्या है। सबसे पहला, MA2 क्लियर करने के बाद आप जाओगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने के लिए, जिसका नाम है F2। और जब आप F2 पढ़ने जाओगे तो मैं आपको एक बात अगर बताऊं तो F2 इज MA1 एंड MA2, यानी इन दोनों का सिलेबस अगर आप मिला लो तो F2 बनता है। इन दोनों का सिलेबस अगर आप मिला लो तो F2 बनता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस F2 का MA1 और MA2 से आ रहा होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्टूडेंट की MA1 और MA2 के अंदर फाउंडेशन अच्छी होगी वो F2 के अंदर बड़ा अच्छा स्कोर करेगा। जिस स्टूडेंट की MA1 और MA2 में फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, यानी MA1 और MA2 उसने सही तरह नहीं पढ़ा होगा, जस्ट पास किया होगा, पेपर से कुछ दिन पहले वो पढ़ के चला गया, कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज नहीं किया, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा, वो इस F2 के अंदर भी लूज करेगा, इस F2 को भी प्रॉपरली नहीं पढ़ पाएगा। क्या ये बात समझ आती है? चीज़ है, ये बात समझ आती है। इसके बाद फाउंडेशन लेवल के बाद ये कौन था हमारा स्किल मॉड्यूल के अंदर जो आपका F2 का पेपर था। फिर F2 के पेपर के बाद आप अगला पेपर पढ़ोगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट।
उसके अंदर भी ये टेस्ट होता है। जिसका MA1 MA2 F2 अच्छा होता है, उसमें उसकी ग्रेप अच्छी होती है, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को भी अच्छे तरीके से कर पाता है। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपके पास है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वो पेपर भी स्किल मॉड्यूल में आता है वो, और ये MA2 के फाइनेंस से रिलेटेड होता है। ये भी एक अच्छी चीज हो गई। फिर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये प्रोफेशनल लेवल का पेपर है जो आपको ऑप्शन में दिया जाता है। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता है, तो ये प्रोफेशनल लेवल तक जा रहा है भाई। यानी दिस MA2 इज अ फाउंडेशन ऑफ द पेपर्स ऑफ द एजुकेशन यू आर गोइंग टू गेट अहेड इन ACCA। तो अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हुई तो क्या ये बिल्डिंग बन सकती है? क्या ACCA एफिलिएट आप बन सकते हो? नहीं बन सकते। तो ये थी क्या, ये थी इस MA2 की इम्पोर्टेंस, ये थी इस MA2 की इम्पोर्टेंस, ये थी इस MA2 की इम्पोर्टेंस। यानी कितना इम्पोर्टेंट ये MA2 है। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर MA2 जो है वो तो MA1 ही होगा, हम MA1 तो पढ़ के आ रहे हैं, तो MA1 और MA2 में सर क्या फ़र्क है? मैंने पहले MA1 पढ़ा है, तो MA1 और MA2 में लिंक तो होगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये कोई मूवी का सीजन 2 नहीं है। यानी सर एक मूवी होती है उसका सीजन 1 होता है या सीजन 2 होता है, या मूवी का पार्ट 1 होता है या पार्ट 2 होता है, ऐसी चीज़ नहीं है। MA1 और MA2 में डिफरेंस अच्छा खासा है। MA1 वॉज, मैं आपको सच बात बोलूँ तो MA1 वॉज जस्ट अ फाउंडेशन टेस्ट। यानी वो एक तरीके से आपको ACCA में आने का एक टेस्ट था फाउंडेशन का। बहुत इजी पेपर होता है, इतनी मुश्किल चीज़ें उसके अंदर नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम थ्योरी होती है। अगर कोई स्टूडेंट्स लास्ट 15 to 20 डेज भी दिल लगा कर पढ़ लेना तो वो MA1 का पेपर इजीली क्लियर कर लेता है। अच्छा, अब बात आती है MA2 की। सर ये MA1 से MA2 का जो जंप है, जब मैंने MA1 पास किया और अब मैं जब MA2 पढ़ने जा रहा हूँ तो ये जंप बढ़ा है या नहीं? जी हाँ, ये जंप बहुत बड़ा है। यहाँ पे पेपर की टफनेस बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स। MA1 was very easy, MA2 is a bit tough, but I am going to say not just bit tough, a bit very tough to be honest। मतलब उस लेवल के लिए मुश्किल होता है। तो जंप क्या है? बिग है। हाँ भाई, जंप इज़ वेरी बिग। यानी अगर जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि MA1 पे अगर 20% टफ था तो यहाँ पे ये 300% टफ है। सर आपने तो डरा दिया सर, ये मैं तो पढ़ ही नहीं रहा सर, मैं डर गया सर, मैं डर गया, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। इतना भी डरने की बात नहीं है, इतनी भी डरने की बात नहीं है। हाँ मुश्किल है, लेकिन हम पढ़ेंगे इस तरह कि आपको मुश्किल नहीं लगेगा। हम पढ़ेंगे इसको इस तरह कि आपको मुश्किल नहीं लगेगा। देखो MA2 एक ऐसा पार्ट है, MA2 वो एक पेपर है जहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स बैकआउट करते हैं ACCA से। बहुत से स्टूडेंट्स MA2 के टाइम पे बैकआउट कर रहे होते हैं ACCA से। तो इसका मतलब टफ तो है, लेकिन इस टफ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बैकआउट करते हैं। मतलब स्टूडेंट्स निकलते भी हैं, स्टूडेंट्स आगे भी जाते हैं, तो इतनी कोई टेंशन की लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा डराना भी ज़रूरी होता है ताकि पढ़ो तो सही, वरना पढ़ोगे ही नहीं। मैं बोलूँगा बहुत आसान है तो फिर सब स्टूडेंट्स बोलेंगे चलो भाई लेट जाओ, एंड में देख लेंगे। इस तरह नहीं करना। आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आ गए हो, आगे आपकी ज़िंदगी पड़ी है, मतलब यही आपकी क्वालिफिकेशन है। फिर इसी को आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर में भी देखना है, ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ है, तो इसको सही तरह हमने पढ़ना है। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा डरा दिया तो अब पासिंग रेशो की भी बात कर लेते हैं। MA2 का पासिंग रेशो क्या है? MA2 का पासिंग रेशो जून 2026 के अंदर इट वॉज 72%, दिसंबर 2026 के अंदर दिस वॉज 69%, जून 2025 के अंदर 67% और दिसंबर 2024 में इट वॉज 62%। क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है? ट्रेंड ये नज़र आ रहा है कि पासिंग रेशो बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स इस पेपर को ज़्यादा पास कर रहे हैं। पहले 62 था, 67, 69 और 72। यानी 100 बच्चे अगर पेपर देने जाते हैं, 100 स्टूडेंट्स पेपर देने चाहते हैं तो उसमें 72 पास कर लेते हैं। भाई मुश्किल तो है, लेकिन पास भी तो ज़्यादा हो रहा है। पास कैसे ज़्यादा हो रहा है? 72 लोगों का पास कर जाना, यानी 100 स्टूडेंट्स अगर पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें 72 खुशी खुशी वापसी आ रहे हैं भाई।
यस, खुशी खुशी वापसी आ रहे हैं, उसका मतलब हुआ इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, MA1 और MA2 का जम बड़ा है, लेकिन अगर आप दिल लगा के पढ़ोगे तो आराम से ये पेपर भी निकल जाएगा, और मैं आपको सच बात बोलूँ तो अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। अच्छा भाई, अब पासिंग रेशो, अब थोड़ा ठंड हो गई भाई, दिल में थोड़ी ठंड हो गई। सर आपने डरा बहुत दिया था, लेकिन अब थोड़ी ठंड हो गई दिल के अंदर। अच्छा भाई, अब जाते हैं कि किस तरह हम MA2 को लेकर चल रहे होंगे, किस तरह हम MA2 को लेकर चल रहे होंगे। समझो, दीज आर ऑल द टॉपिक्स इन MA2। ये सारे के सारे MA2 के क्या हैं स्टूडेंट्स, टॉपिक हैं जो MA2 के अंदर हैं। अच्छा, अब इन टॉपिक को, ये जो सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, इनको मैं दो चीज़ों में तोड़ दूंगा, दो हिस्सों में तोड़ दूंगा। एक होगा नॉन MA1 टॉपिक। नॉन MA1 टॉपिक का क्या मतलब, जिसका MA1 से कोई लेना देना नहीं है, जिसका MA1 से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरे होंगे MA2 MA1 टॉपिक्स, यानी वो टॉपिक्स जो MA1 में भी थे और MA2 में भी हैं, और वो नॉन MA1 वाले जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो MA2 के अंदर ही आए। सही है, ये इस तरह के, हम इस तरह मैंने सिलेबस को तोड़ के रखा हुआ है दो टॉपिक्स के अंदर। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होगा, जिसको दूसरे वर्ड्स में ब्रेक इवन भी बोलते हैं। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी जो नेक्स्ट लेक्चर आप देख रहे होंगे वो ब्रेक इवन पे होगा। अच्छा, ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ MA2 का पार्ट है, यानी नॉन MA1, जिसका MA1 से लेना देना है ही नहीं, ये MA2 का टॉपिक है। यानी आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ अभी तक। दिस इज अ कंप्लीटली न्यू टॉपिक। फिर डिसीजन मेकिंग, दिस इज अ कंप्लीटली न्यू टॉपिक। Principle of discounted cash flows, this is a completely new topic. Budgeting, this is a completely new topic. तो ये जो हमारे पहले 4 टॉपिक्स होंगे वो सब के सब MA2 वाले होंगे, जिनका MA1 से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी आपने आज तक ये टॉपिक्स कभी भी नहीं पढ़े होंगे, ये 4 टॉपिक्स। अच्छा, ये 4 टॉपिक्स हमारे सिलेबस का एक मेजर चंक भी है। किस तरह, अगर आप देखो 10 आवर्स, तकरीबन 10 आवर्स, उसको भी 10 आवर्स कर लो, तो लगभग 40 आवर्स तक का है ये, यानी ये पहले 4 टॉपिक ही 40 आवर्स के हैं। और अगर मैं आपको टोटल टाइम दिखाऊं हमारे सिलेबस का, हमारे पूरे उसका, तो वो है कितना, 80 आवर्स। और इस 80 आवर्स में से पहले ही 40 आवर्स हमारे 4 टॉपिक्स हैं। तो जो MA2 के अंदर एग्जैक्टली आ रहा है, जो MA2 से पर्टेनिंग है, वो मैंने आपको कोशिश की है कि उसको बड़ा डीप में पढ़ा दूँ। अच्छा भाई, फिर अगली चीज़ आती है हमारे पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन। दिस इज अ MA1 टॉपिक, ये MA1 में आप पढ़ के आ रहे हो कॉस्ट क्लासिफिकेशन, तो आपको सिर्फ 2.5 आवर्स का नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बेसिक चीज़ें रिवाइज की हैं, कुछ टॉपिक्स कुछ कॉन्सेप्ट जो MA2 के अंदर इसके नए थे वो मैंने आपको पढ़ाए, तो वो चीज़ें हो गई। फिर अकाउंटिंग फॉर रॉ मटेरियल, इसके भी सिर्फ 5 आवर्स हैं, कम आवर्स हैं, इसमें मैंने आपको ज़्यादा नहीं कराया, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर रॉ मटेरियल हम MA1 में भी पढ़ के आ रहे हैं। MA1 में आपको याद है हमने लीफो, फीफो, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो MA1 वाला पार्ट है। फिर अकाउंटिंग फॉर लेबर, ये भी अच्छा, इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा है, अकाउंटिंग फॉर लेबर MA2 पार्ट। MA2 पार्ट का क्या मतलब, यानी ये वो हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ MA2 के अंदर है, यानी अकाउंटिंग फॉर लेबर आपके MA1 में था, सही है, और इसको मैंने 2 हिस्सों में, इधर आओ साइड पे लिखता हूँ उसको मैं। अकाउंटिंग फॉर लेबर हम देखते हैं, अकाउंटिंग फॉर लेबर आप पढ़ रहे थे किसके अंदर, MA1 के अंदर भी आपने इसको पढ़ा है, और आप इसको MA2 के अंदर भी पढ़ोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका MA1 वाला पार्ट अलग कर दिया जो MA1 के अंदर आप पढ़ते हुए आ रहे थे, और इसका MA2 वाला पार्ट अलग कर दिया, ताकि आपके लिए इजी हो, आपको पता चल जाए कौन से न्यू टॉपिक्स हैं, तो हम वो देख रहे होंगे। अच्छा भाई, तो MA2 पार्ट और MA1 पार्ट। सर MA1 वाली चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं, तो आप वापसी क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो,
MA1 की जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको हमें थोड़ा सा रिवाइज भी करना है, तो मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। और मैंने MA1 के लेक्चर्स भी आपके लिए पोर्टल पे अवेलेबल कर दिए हैं, यानी आप MA2 का पोर्टल खोलेंगे तो आपको MA1 वाली चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी, ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट्स जो काफ़ी टाइम बाद MA1 के पेपर दे रहा है या वो MA1 को भूल गया है, तो वे मेरे पोर्टल से वो चीज़ भी वो ईजीली देख सकता है। अच्छा फिर एक हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर अदर एक्सपेंसेस विच इज़ पर्टिकुलरली फॉर MA2, इसका MA1 से कोई लेना देना नहीं है। फिर जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, भाई पढ़ के आ रहे हो जॉब एंड बैच कॉस्टिंग MA1 के अंदर, लेकिन इसका MA2 वाला पार्ट 2 आवर्स का है और MA1 वाला पार्ट 1 आवर का है, तो आप इसको आराम से, इसको भी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी MA1 वाली चीज़ और MA2 वाली चीज़। फिर सर्विस कॉस्टिंग बिल्कुल ही न्यू टॉपिक, MA2 में पढ़ रहे होंगे डायरेक्टली। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, ये MA1 में भी पढ़ते हैं, MA2 में भी पढ़ते हैं, ये 5 आवर्स का है। प्रोसेस कॉस्टिंग को मैंने बिल्कुल नए तरीके से पढ़ा है, यानी MA1 में था ये, लेकिन हमने उसको MA2 में बिल्कुल नए तरीके से पढ़ा है, बिल्कुल नए तरीके से पढ़ा है, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग MA1 के अंदर थोड़े छोटे लेवल पे था, यहाँ पे ये थोड़ा हाई लेवल पे। Absorptional and marginal costing, one of the most toughest topic and one of the most coming topic and the one of the most important topic is absorption and marginal costing. याद रखना absorption and marginal costing बड़ा important topic है। ये 9 hours में मैंने आपको पूरा कराया है, इसके अंदर छोटी सी छोटी डिटेल हमने की है, सब कुछ किया है, तो बड़ा गौर से इसको पढ़ना, बड़ा important topic है। फिर बजट एंड वेरिएंस, हम देख रहे होंगे कि क्या बजट चल रहा है, क्या वेरिएंसेस है। अच्छा पहले एक सेकंड रुको, एब्जॉर्प्शन और मार्जिन में एक बात करता हूँ। एब्जॉर्प्शन और मार्जिन आप MA1 में भी पढ़ के आते हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग हम MA1 में भी पढ़ के आते हो, लेकिन MA2 के अंदर ये थोड़ी एडवांस लेवल पे चली गई है, थोड़ी मुश्किल लेवल पे चली गई है, और F2 पे जाओगे तो और मुश्किल लेवल पे चली जाएगी, तो इसीलिए इसको मैंने बड़ा डिटेल में 9 आवर्स के अंदर करवाया है। इसको बड़ा गौर से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी भी बता रहा हूँ, मॉक वगैरह कर रहे होंगे तो आपको नजर आएगा इसके सवाल बड़े होते हैं। बजट एंड वेरिएंसेस, बजट एंड वेरिएंसेस क्या होता है? बजट एंड वेरिएंस का मतलब क्या है? एक्चुअल डेटा और जो आपने सोचा था। बजट का मतलब मैंने सोचा, आपने बजट किया था, हम लोगों ने बजट किया था कि हमें ये जो MA1 MA2 है वो मैंने बजट किया था कि 100 आवर्स लग जाएंगे, शायद मुझे 100 आवर्स लग जाएंगे MA2 पूरा करवाने के लिए, लेकिन असली में कितने लगे? 80 आवर्स। इसी को हम बजट बोलते हैं। बजट का मतलब जो मैंने सोचा और एक्चुअल, इन दोनों का कंपैरिजन, ये कहलाता है बजट एंड वेरिएंसेस। इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ रहे होंगे। अच्छा ये डिटेल में कब है? ये MA2 के अंदर थोड़े शॉर्ट लेवल पे है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन जब आप F2 में जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा। अच्छा भाई, अब ये जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं एंड वाले, दिस all topics are of theory, यानी ये सारी की सारी क्या है स्टूडेंट्स? थ्योरी है। ये जितना ऊपर का हिस्सा था ये पूरा का पूरा, दैट इंटायर पार्ट वाज प्रैक्टिकल। और मैं अगर आपको एक बात बोलूं, MA2 के अंदर प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। हाँ MA1 के अंदर थ्योरी ज़्यादा थी, थ्योरी ज़्यादा टेस्ट होती थी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू MA2 इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, ऑल अबाउट नंबर्स, नथिंग अबाउट थ्योरी। बहुत कम थ्योरी टेस्ट होती है, ऐसा नहीं कि थ्योरी टेस्ट नहीं होती, लेकिन थ्योरी कम टेस्ट होती है। यानी समझो अगर 100 मार्क का पेपर है हमारे पास, तो 70 मार्क्स आर फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड 30 मार्क्स आर फ्रॉम थ्योरी। ठीक है। अच्छा अब सुनना गौर से, सर अगर किसी को MA1 की चीज़ें याद नहीं आ रही हो तो मैंने आपके लिए ऑप्शनल MA1 का टैब भी रखा हुआ है, जिसमें आप कॉस्ट क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर रॉ मटेरियल रिवाइज कर सकते हैं, लीफो फीफो पढ़ सकते हैं, और कुछ पार्ट जो है वो हमारा मैंडेटरी MA1 है, यानी वो आपका लेना ज़रूरी है। और ये मैंडेटरी MA1 कहाँ से आ रहा है? ये देखो, ये आ रहा है आपका अकाउंटिंग फॉर लेबर वाले पार्ट से, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी यहीं से आ रहा है, बोनस का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आ रहा है। तो ये कुछ जो पार्ट है ये मैंडेटरी MA1 है, जो आपको लेना ज़रूरी है। आपको ये पोर्टल पे नज़र आ रहा होगा मैंडेटरी MA1 के नाम से। फिर जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग भी मैंडेटरी MA1 में आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया था। तो ये
ये 8.5 आवर्स और ये 1.1 आवर्स, ये MA1 से लिए हैं मैंने और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने आपको बड़ा डिटेल में बता दिया कि किस तरह ये टॉपिक चल रहा होगा। यहाँ तक हमने सारी की सारी बातें टॉपिक से हवाले से की हैं। अच्छा, अब मैं आपके लिए और चीज़ आसान कर ली भाई। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पूरा का पूरा टॉपिक करने में कितना टाइम लगता है? अगर कंप्लीशन टाइम की बात की जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को 4 मंथ्स में कवर करता है इफ़ वर्किंग एंड ऑल्सो स्टडिंग अदर सब्जेक्ट्स। या तो वो काम कर रहा है, अच्छा इसको इफ़ की एंड की जगह और कर देता हूँ, या तो वो काम कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जॉब्स कर रहे होते हैं। अभी मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बैंक में जॉब कर रहे हैं साथ साथ और पढ़ाई भी कर रहे हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट तरह का काम कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है काम भी चल रहा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो अगर आप काम कर रहे हो तो 4 मंथ्स के अंदर आप कर लो। और अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स MA2 के साथ FA2 पढ़ रहे होते हैं, या MA2 के साथ कोई F2 भी पढ़ रहा होता है, MA2 के साथ कोई F1 भी पढ़ रहा होता है, किसी का FA1 नहीं निकला होता तो वो भी पढ़ रहा होता है। कुछ स्टूडेंट्स तो MA1 और MA2 साथ दे रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी हो रही होती है। तो आप क्या मतलब आप किसी और सब्जेक्ट के साथ पढ़ रहे हो तो 4 मंथ्स लगेंगे, काम भी कर रहे हो तो 4 मंथ्स के अंदर ये कवर हो जाएगा। अच्छा, कितने घंटे का सिलेबस था? 80 आवर्स का सिलेबस था। इस 80 आवर्स को अगर मैं बोलूँ, ये 80 आवर्स आपको 4 महीने में पूरे करने हैं। 1 मंथ में यानी आपको सिर्फ 20 आवर्स लगाने हैं और 1 वीक के अंदर आपको सिर्फ 5 आवर्स लगाने हैं। यानी पूरे 1 वीक के अंदर अगर आप 5 आवर्स पढ़ते हो ना स्टूडेंट्स, 5 आवर्स अपने लेक्चर्स को देते हो, तो इसका मतलब हुआ आप इजीली MA1 MA2 का सिलेबस पूरा कर सकते हो। मैंने क्या बोला आपको? 1 वीक के अंदर सिर्फ 5 आवर्स। देखो मुश्किल है लेकिन सिर्फ 5 घंटे चाहिए यार, सिर्फ 5 घंटे। 1 हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे लगाने यार। तो क्या हम 1 हफ्ते में 5 घंटे नहीं लगा सकते? सीरियस बोलो यार, 5 घंटे तो मेरा भी स्क्रीन टाइम होता है मोबाइल का। एक पूरा मोबाइल में 5 घंटे रोज़ चला रहा होता हूँ। पिछले 1 हफ्ते मैंने 5 घंटे रोज़ मोबाइल चलाया। मुझे ये बात बड़ी बुरी लग रही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। हम हैं इस मोबाइल की दुनिया में आ गए। तो जब हम एक दिन में 5-5, 6-6 घंटे मोबाइल चला सकते हैं स्टूडेंट्स, एक दिन में अगर हम 5-5, 6-6 घंटे मोबाइल चला सकते हैं, तो फिर 1 वीक में 5 आवर्स तो निकाल ही सकते हैं ना MA2 के लिए। कहीं निकाल सकते? जी सर निकाल सकते हैं। अच्छा भाई, सर क्या आप टेस्ट वेस्ट लेते हैं? जी हाँ मैं टेस्ट वेस्ट लेता हूँ। अच्छा देखो, ये मैंने आपको प्लान भी बता दिया, प्लान भी हमने सीख लिया। अच्छा, क्या सर आप टेस्ट वेस्ट लेते हैं? जी हाँ मैं टेस्ट लूँगा। आपको 25 MCQs का टेस्ट मिलेगा, जब हर 2 टॉपिक का। मैं आपको ग्रुप पर डाल दूँगा। जैसे पहले ये 2 टॉपिक्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 1 महीने के अंदर हो जाते हैं। 1 महीना, अगर ज़्यादा बोल रहा हूँ, चलो हाँ 1 महीने के अंदर हो जाते हैं 2 टॉपिक्स। तो आपको इसके इन दोनों टॉपिक्स के मैं 25 MCQs शेयर करूँगा। थोड़े मुश्किल MCQs होंगे और वो भी आप देख लोगे। फिर तो यानी हर 2 टॉपिक के 25 MCQs आपके पास अवेलेबल होंगे। अच्छा सर, अच्छा हमने क्या सीख लिया? हमने कंप्लीशन टाइम भी सीख लिया, हमने मॉक्स भी सीख लिए। अच्छा सर, आपने किट्स का क्या किया हुआ है? किट्स का भी आपको बताते हैं। जो ये 80 आवर का स्टूडेंट सिलेबस है, इस 80 आवर्स में से 60 आवर किसके हैं? कॉन्सेप्ट्स के हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैंने अपने सवाल भी डाले हुए हैं जो मैं खुद बनाता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पक्का कर सकूं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा कर सकूं। तो उन सवालों को हटा दें, वो सवाल भी इस 60 आवर्स के अंदर आ रहे होंगे। फिर बात आती है 20 आवर्स की। इस 20 आवर्स के अंदर हमने कौन कौन सी किट की है मैं आपको बताता हूं। हमारे पास 3 किटें होती हैं, कैपलिन, BPP, 2 किट्स होती हैं और एक स्टडी हब होता है। अच्छा, हमने कैपलिन किट पूरी कर ली। कैपलिन किट आपको हर जगह कंप्लीट मिलेगी, हर उसके अंदर हमने कैपलिन किट की हुई है। अच्छा, जो मुश्किल टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा ब्रेक इवन हो गया, हमारा डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ कैश फ्लो अकाउंटिंग हो गया, इसके अंदर मैंने आपको कैपलिन भी कराई है,
बीपीपी भी कराई है और स्टडी हब भी कराया है, तीनों चीज़ें करा दी हैं ताकि आप मेरे सामने हमारे लेक्चर्स के अंदर ही 100% प्रैक्टिस कर लें, आपको खुद कुछ ना करना पड़े, मैंने सारी चीज़ें आपको करा दी। अच्छा, तो मैंने आपको स्टूडेंट्स सब कुछ करा दिया। बीपी की किट जो है उसको मैंने आपके लिए वो सवाल छोड़े हैं ताकि वो सवाल आप खुद अटेम्प्ट करें कोई पेपर में, क्योंकि आपके पास अनसीन सवाल आएंगे तो बीपी की किट आपके लिए अनसीन होंगे, वो मैंने आपको नहीं कराए होंगे, तो वो आपके लिए एक अपना सेल्फ टेस्ट होगा ताकि आप उन सवालात को देखें और समझें क्या ये टॉपिक मैंने अच्छी तरह करा, क्या ये टॉपिक मुझे समझ आया। तो बीपीपी के सवाल आपने करने। अच्छा सर हम नहीं कर सकेंगे, सर यार हमसे नहीं होता बीपी के सवाल, हमें खुद में से नहीं होता, तो कोई मसला नहीं है। बीपी के जितने भी सवाल होंगे ये मैं आपको किस में दे दूंगा, ये मैं आपको मॉक्स में दे दूंगा। ये सवाल किस में दे दूंगा, मॉक्स में। तो मॉक्स में आप फिर ये बीपीपी के सवाल कर रहे होंगे। अच्छा सही है, ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा अब बात आती है कि सर ऑनलाइन है, सर आप तो हैं ऑनलाइन, और जब आप ऑनलाइन हैं तो हमारे दिल में एक डर बैठ जाता है, एज अ ऑनलाइन टीचर हैं तो आप तो रिप्लाई तो छोड़ें, आप तो बात भी नहीं करेंगे हमसे, बस आपके पास मेरी वीडियोस होंगे आपके पास, बस ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऑनलाइन होने, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आप ऑनलाइन तो हैं लेकिन आप हमें इतना एक्टिवली हर वक्त जवाब दे रहे होते हैं कि हमें ऐसा लगता है हम फिजिकली पढ़ रहे हैं आपसे। तो ये जो एक बैरियर था ऑनलाइन के अंदर कि टीचर जवाब नहीं देता, टीचर चीज़ें सॉल्व नहीं करता, तो मैं आपके लिए 24 आवर्स तो खैर नहीं रहूँगा, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि मैं आपको हर वक्त रिप्लाई करूँ, हर वक्त मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी कर रहा होता हूँ। आपकी कोई भी क्यूरी है आप मुझसे ईजीली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। अच्छा कभी इंसान है नहीं दे पाया रिप्लाई, कोई रीज़न हो सकता है पर्सनल रीज़न की वजह से, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं विदिन 1 आवर रिप्लाई कर देता हूँ। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं स्टूडेंट को पूछ रहा होता हूँ कि हाँ भाई कितने लेक्चर ले लिए, और स्टूडेंट्स मेरा मैसेज अनसीन कर रहे होते हैं, यानी मेरा मैसेज ही नहीं देख रहे होते। मैं उनको बोल रहा हूँ भाई कितने लेक्चर्स हो गए, हाँ भाई कितनी पढ़ाई कैसी जा रही है, वो मेरा ही मैसेज नहीं देख रहा। तो आप लोग तो मुझे अनसीन छोड़ रहे हैं चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं ले ली है कि टीचर से हमारी कनेक्टिविटी नहीं होगी, टीचर हमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल बी 100% कनेक्टेड टू यू। अच्छा सर कोई स्टूडेंट चाहता है कि यार मैं उससे फ़िज़िकली मिल लूँ, हाँ भाई आप मुझसे फ़िज़िकली भी मिल सकते हैं। फ़िज़िकली आप कहाँ मुझसे मिल सकते हैं, केनेंस आ जाएँ। केनेंस के अंदर मैं सैटरडे और संडे को अवेलेबल होऊंगा, और सैटरडे संडे को आप मुझसे केनेंस के अंदर मिल सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का दिल चाह रहा है कि मैं आपसे मिलना है, उसको कि मुझसे मिलना है, फिज़िकली मुझे देखना है कि मैं वीडियो में कैसा लगता हूँ, असली में कैसा लगता हूँ, तो भाई वीडियो के अंदर वाइटिंग आ रही होती है, असली में थोड़ा सा ऑफ भी लग सकता हूँ। तो सैटरडे संडे को मैं आपके पास अवेलेबल हूँगा केनेंस में, आप मुझसे कभी भी सैटरडे संडे को मिल सकते हैं। अच्छा अब मैं बिल्कुल लास्ट चीज़ की बात करने जा रहा हूँ, आखिरी चीज़ की बात करने जा रहा हूँ, और वो ये बात करने जा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा हूँ वो कौन है। सही है, सबसे पहले छोड़ो अपने बारे में, इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा है भाई, KNS में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इस इंस्टीट्यूट को आज मेरे हिसाब से कोई 27 ईयर्स हो चुके हैं, मुझसे भी पुराना इंस्टीट्यूट है ये, 27 ईयर्स हो चुके हैं। इस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट मैं खुद रह चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसको इधर पढ़ा भी रहा हूँ। तो भाई ये इंस्टीट्यूट एक बहुत ही रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट पे आप आए हो, ये कोई ऐसा वैसा इंस्टीट्यूट नहीं है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ से इसी करके जा चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जा चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट यहाँ से चीज़ें कर चुके हैं। तो ये कोई एक हल्का इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स के मेरिट्स आए हैं, सर्टिफिकेट्स आए हैं, गोल्ड मेडल्स आए हैं। तो एक बड़े ही रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट के पास आ रहे हैं, और किसी रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट के पास आ रहे हैं तो वो जहाँ पे टीचर्स रिक्रूट किए जाते होंगे वो भी रेप्यूटेबल होंगे, देख दाख के रिक्रूट किए जाते हैं। तो उन सब का प्रोडक्ट भी आपके सामने इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है। तो इस इंस्टीट्यूट की मैं ज़्यादा तारीफ़, खैर मुझसे ज़्यादा तारीफ़ होती नहीं है,
लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप आ रहे हैं तो आप ये सोच के आएँ कि आप एक अच्छी जगह आएँ और यहाँ पे आप इजीली क्या करेंगे, इजीली इस इंस्टीट्यूट से आप सीख के निकल जाएंगे। हमारी फैकल्टी भी अच्छी है, आपको और टीचर्स भी अच्छे मिलेंगे आगे जब आप स्किल लेवल पे जाएंगे या प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे, और फाउंडेशन में तो अच्छी है ही है। अच्छा, अब इंस्टीट्यूट की बात हो गई। अब इंस्टीट्यूट के बाद बात करते हैं कि मैं कौन हूँ भाई, हु एम आई। अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल का हो चुका है। 3 साल से मैं लास्ट 3 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ और अच्छे खासे स्टूडेंट्स मुझसे MA1 और MA2 पास करके जा चुके हैं। अच्छे खासे स्टूडेंट मुझसे MA1 और MA2 पास करके जा चुके हैं, अच्छे स्कोर्स भी आए हैं। अभी हाल ही में एक स्टूडेंट्स का बड़ा अच्छा स्कोर आया है, 70+ आया है स्कोर, किसी का 80+ भी आया है और बहुत सारे स्टूडेंट का 50+ भी आ रहा होता है। तो अच्छे खासे स्टूडेंट मुझसे पास करके जा चुके हैं। आई गेस 20 to 30 स्टूडेंट्स तो पास कर चुके हैं मेरे से MA1 और MA2। तो आप भी आ रहे हो, आप भी पास कर लोगे, कोई मसले की बात नहीं है। इंशाल्लाह आप भी पास कर लोगे ईजीली और आपको मज़ा भी आएगा। अच्छा सर, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है? सर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग एज एन ऑडिट एसोसिएट इन वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स, PwC या फर्गूसन्स भी बोलते हैं हम उसको। फर्गूसन हमारी जो एक बहुत बड़ी PwC फर्म है, वहाँ पे मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रहा हूँ और आर्टिकलशिप को अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 ईयर्स भी हो चुके हैं, यानी मैं 1.25 ईयर्स का मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है। और आप इंशाल्लाह मेरी एग्जांपल्स के अंदर आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप वहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं आपको प्रैक्टिकल इंसाइट्स दे रहा हूँगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दे रहा हूँगा। अच्छा सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर जी आप ऐसा आपने क्या पढ़ लिया कि आप हमें पढ़ाने आ गए? जी हाँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ भाई, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ACCA फाइनलिस्ट एंड CA फाइनलिस्ट। मेरे CA के कुछ पेपर्स बाकी हैं, 3.5 साल की आर्टिकलशिप चल रही है, तो CA के मेरे फाइनल के पेपर बाकी हैं और ACCA के भी थोड़े बहुत 2 या 3 पेपर्स बाकी हैं, जो विद इन सम टाइम इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से विद इन 1 to 2 ईयर्स इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ACCA क्वालिफाइड और CA क्वालिफाइड भी हो जाऊँगा इंशाल्लाह। तो जिस तरह आप अपने पेपर्स के लिए पास करने के लिए दुआ करते हैं तो मेरे लिए भी कीजिएगा, मैं भी पास इंशाल्लाह हो जाऊंगा। तो ये था मेरा मैं कौन हूँ ये बताने के लिए। टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बता दिया, अपनी क्वालिफिकेशन बता दी, इंस्टीट्यूट के बारे में बता दिया। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई मेरे बारे में मसला भी हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर में बहुत मज़ा आया होगा और इस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में समझ लिया कि हम किस तरह इस पूरे के पूरे MA2 को लेकर चल रहे होंगे। सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, MA2 में क्या होता है, MA2 सबसे पहले हमने देखा MA2 की इंपॉर्टेंस क्या है, MA2 कितना टफ है, पासिंग रेशो क्या है MA2 का, फिर हम इसको किस तरह लेके चल रहे होंगे, कौन कौन सी चीज़ें कर रहे होंगे, कौन कौन से टॉपिक में कितने घंटे लगेंगे, कौन कौन से टॉपिक में कितना एफर्ट लगेगा, ये सब हमने पढ़ लिया। फिर मैंने आपको बता भी दिया कौन सी किट्स कर रहे होंगे, क्या चीज़ें कर रहे होंगे, सब कर रहे होंगे, और क्या सर आप अवेलेबल होंगे, क्या सर आप जवाब देंगे, क्या सर आप हमारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। जी हाँ, मैं आपके डाउट्स को भी क्लियर कर रहा हूँगा, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया, मैंने आपको खुद ही बता दिया कि आपको हफ्ते में कितने घंटे के लेक्चर्स लेने, दिन में कितने घंटे के लेक्चर्स लेने। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। फिर अपने ये मैं क्या हूँ इससे आपको वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मतलब आपको तो कंटेंट सीखना है, लेकिन चले मैंने आपको अपने बारे में भी बता दिया, क्योंकि मुझे पता है क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट्स को, मुझे भी होती थी क्यूरियोसिटी। केनियंस के बारे में भी आपको बता दिया, हमने डिटेल में देख लिया। तो अब यहाँ पे हमारी ओरिएंटेशन क्लास ख़त्म होती है। मिलते हैं अब अपने मेन लेक्चर में, जिसमें हम कंटेंट को पढ़ने जा रहे होंगे, और वो जो कंटेंट हम स्टार्ट करने जा रहे होंगे उस कंटेंट का नाम क्या है भाई? पहले टॉपिक का क्या नाम है बताओ ना? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको हम ब्रेक इवन भी बोलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक कल की क्लास में स्टार्ट होगा, ब्रेक इवन। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, ज़्यादा इतना कहूँगा कि MA2 इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बड़ा मज़ा आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में,
तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।